जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। हम आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उससे पहले मैं अपना नाम बता दूं आपको, वरुण कुमार नाम हुआ हमारा। और आज हम लोग डील करने वाले हैं, यानी डिस्कस करने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास को, जो कि बहुत ही खूबसूरत और शानदार सा टॉपिक है। आप अगर चाहें तो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हर एक चीज को समझ सकते हैं कि हमारे इतिहास में मध्यकालीन भारत का क्या रोल रहा है। आपको पता भी है, कुछ नहीं पता है, अगर नहीं मालूम है तो आज हम आपको बताएंगे। एक एक चीज, कुछ भी नहीं छूटेगा, यहां से एक प्रश्न तक नहीं छूटेगा, क्योंकि यहीं से पूछे जाते हैं सारे के सारे प्रश्न। चाहे वो बिहार लेवल के एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, कोई भी प्रश्न हो इतिहास का, एक एक क्वेश्चन आपको हम समझा देंगे। आज हम मध्यकालीन भारत को पढ़ाने जा रहे हैं और यहां से हम का शुरुआत करते हैं। यह है हमारा मध्यकालीन इतिहास। यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि मध्यकालीन इतिहास में कैसे मुसलमानों ने हमारे देश में आकर के, हमारे भारत में आकर के राज्य किया, आक्रमण किया, लूटपाट मचाया और हमारे देश पे आकर के कब्जा किया। तो यहां से हम शुरू करते हैं। पहला भारत पर मुसलमानों का आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया था। वो पहला अरबी आक्रमण हुआ था जिसपे मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया था। जो अरब था, भारत पर अरबों का आक्रमण पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ। लेकिन मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए एक टॉपिक बताऊं, एक पॉइंट बताऊं कि हमारा इतिहास का शुरुआत कहां से हुआ, कैसे हुआ, कैसे खत्म होगा और कहां से मध्यकालीन भारत का शुरुआत होगा। दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं पहले कि हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री को हम तीन भाग में बांटते हैं। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के खत्म होने के पश्चात ही हमारा मध्यकालीन इतिहास का दौर शुरू हो जाता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास का दौर 712 से लेकर के 1707 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास चालू हो जाता है। तो आज हम मध्यकालीन भारत के बारे में बताने जा रहे हैं आप लोगों को। अरबों के द्वारा एक छोटा सा स्टोरी है, जिस स्टोरी में बताया गया है कि हमारे देश में, जो भारत में, किस प्रकार से अरब मुसलमान यहाँ आए, हमारे भारत में आए और हमारे भारत में आक्रमण किए। पहला अरबी था, अरबी मुसलमान था जो हमारे देश में पहली बार भारत पर आक्रमण किया। एक स्टोरी उसमें कहा जाता है। लेकिन उससे पहले हम आपको स्टोरी को इंटरेस्टिंग करने के लिए आपको एक चीज हम बताएंगे कि मध्यकालीन इतिहास में किस तरीके का टॉपिक हमको पढ़ना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से शासन आए, किसने शासन किया, किसके शासनकाल में क्या हुआ, बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पे। तो पहला टॉपिक है इसमें भारत पर मुसलमानों का आक्रमण। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण हुआ था हमारे देश में। दूसरा आक्रमण मोहम्मद गजनवी का हुआ। तीसरा आक्रमण मोहम्मद गौरी का हुआ था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आया। जैसे ही दिल्ली सल्तनत का दौर खत्म हुआ, उसके बाद एक साथ राजपूत वंश का भी उदय हो चुका था। उधर राजपूत वंश के शासन में परमार वंश, चौहान वंश, प्रतिहार वंश, सनेकी वंश और चंदेल वंश इत्यादि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वंश थे जिनका उदय हो चुका था हमारे भारत में मुसलमानों के खत्म होने के बाद, मुसलमानों के आक्रमण, उनके मतलब कि हार होने के बाद जो भी होता है। उसके बाद एक तरफ से राजपूत वंश का उदय हो रहा था, उसके बाद ही सल्तनत काल का भी उदय हो चुका हुआ होता है। सल्तनत काल में हमको पढ़ना पड़ता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सब वंशों के बारे में जिक्र हमको करना पड़ेगा। और हम लोग बताएंगे आपको कि किस प्रकार से इन लोग वंशों का उदय हुआ और पतन हुआ। तो इसमें एक ट्रिक हम इस्तेमाल किए हैं, गुलाब खिले तो सांस लो। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत सा ट्रिक है। जैसे हम सब लोग जानते हैं गुलाब, गुलाब खिले तो सांस लो। सभी लोग जानते हैं गुलाब खिलेगा तब तो मतलब कि खूबसूरती। ये एक ऐसा ट्रिक है कि आप भूल ही नहीं सकते इतिहास को। यहीं से तो सारा इतिहास का खेल खत्म होता है। अगर आपको लगता है कि इतिहास बहुत ही टफ, बहुत ही कठिन है, हम उसको नहीं समझ सकते हैं, नहीं याद होता है, भूल जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फलना ढिमका कुछ भी हो जाता है यार। लेकिन यहाँ पे हम आपके लिए लेकर के तो आए हैं, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश, गुलाब से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, त से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, ल से लोधी वंश। ये हो गया हमारा सल्तनत काल खत्म। कितना आसान, बहुत आसान, बहुत अच्छा। भूल जाओगे? नहीं भूलोगे, याद रहेगा हमेशा। इसको आप नोट कर ले। एक ट्रिक है, ट्रिक, ये है एक ट्रिक। उसके बाद आता है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में दो तरह का आंदोलन का उदय हो चुका था, एक भक्ति आंदोलन था और एक सूफी आंदोलन था। भक्ति आंदोलन में मेनली क्या था कि
धर्म के ऊपर जो कुरीतियां थी उसको उभारने का काम किया जा रहा था। जैसे भक्ति आंदोलन में हिंदू धर्म का जो कुरीतियां थे उसको उभारने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था। और सूफी आंदोलन में भी इस प्रकार का, जैसे बौद्ध धर्म हो गए, जो भी कबीर हो गए, इन सब को लेकर के जो कुरीतियां थी इन सब के जो धर्म में, उन सब चीज को हटा करके कुछ नए चीजों को ऐड करने का काम करने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था। और दूसरी तरफ मुगल वंश का भी उदय हो चुका था। पता है, मुगल वंश का भी उदय हो चुका था। मुगल वंश तो मत मत बताते हैं अभी आपको। मुगल वंश में बहुत सारे वंशज आए थे, जिसमें पहला इसका भी हम आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक बहुत शानदार खूबसूरत ट्रिक, जो कि आपको भूलने नहीं देगा। मुगल वंश में कितने सारे वंशज आए थे। बहुत लोग होते हैं भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत कुछ बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको याद हो गया, मध्यकालीन बात भूल गए, पता भी नहीं चलेगा कि भूल गए कि याद है कि क्या हो। भाई हम तो पूरा क्वेश्चन कर ले रहे हैं, पूरा डील कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बना ले रहे हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं। इतना बेहतरीन ढंग से हम आपको बता देंगे। ये ट्रिक है मुगल वंश का, बहुत शानदार ट्रिक, भूल नहीं सकते हैं। ये देखिए, बहू घर आजा शाम हो आई, कैसे कहते हैं सब लोग, बहू घर आजा शाम हो आई। अरे भूल जाइएगा क्या? भूल सकते हैं तो बोलिए कि हाँ हम सब भूल जाएंगे। नहीं भूल सकते, याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। कैसे? बहू घर आजा शाम हो आई। तो मुगल वंश का एक ट्रिक था, बस है। बताओ बताओ, बस से क्या होता है? सोचो सोचो, बस है क्या यार? बाबर, अरे तुम क्या मतलब, बाबर, बाबर, हुमायूं, बाबर, हुमायूं। उसके बाद बताओ बताओ, उसके बाद कमेंट कर देना, टिके लिख करके बोल दे रहे हैं, बहू घर आजा शाम हो आई। कमेंट कर दीजिएगा डिटेल लिख करके, पता है ना क्या होगा, मालूम होगा। चलिए ठीक है, इतना तो खत्म होने के बाद हम शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें हम लोगों ने देखा मध्यकालीन भारत के इतिहास में कितने सारे मुसलमान किस तरीके से आए, राजपूत वंश का कैसे उदय हुआ, सल्तनत काल में कितने वंशज आए, मुगल वंश में कितने सारे आए और कैसे काम किए, क्या किए नहीं किए। उसके बाद में उत्तर मुगल काल का पतन हो जाता है, उत्तर मुगल काल का पतन हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं कि जो भारत पे जो आक्रमण हुआ था, पहला आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया था। भारत पर पहला आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया था। वो अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम वह पहला अरब आक्रमणकारी है जो सिंध प्रांत में जाकर के राजा के साथ युद्ध करता है और वहां से सब कुछ लूटपाट कर लेता है। तो अभी हम आप लोग को बताएंगे कि जैसे कहाँ गया, यहाँ है, भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार होता है। वो क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, आक्रमण होने के पीछे का कारण क्या है, सब लोग जानते हैं? नहीं जानते तो मैं बताऊंगा आपको, मैं हूं यहाँ किस लिए, बताने के लिए। तो चलिए मैं बताता हूँ, एक छोटा स्टोरी है, इसी के पीछे एक छोटा स्टोरी है। मोहम्मद बिन कासिम भारत कैसे आया, अरब का आक्रमण भारत में कैसे हो गया, क्या था कारण, प्राचीन इतिहास को सीधे मुसलमान आक्रमण किए, इसके पीछे का एक छोटा सा कारण। एक सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत है जहां का शासक दाहिर हुआ करता था। दाहिर, सिंध प्रांत जहां का शासक दाहिर हुआ करता था। एक बार इराक का एक जहाज था जो श्रीलंका से इराक आ रहा था, श्रीलंका से इराक आ रहा था। उस क्रम में सिंध जब पहुंचा ना वो जहाज, सिंध जैसे ही पहुंचता है वो जहाज, तो सिंध में ही क्या बोलते हैं, कुछ लुटेरों ने उस जहाज को लूट लिया। कुछ जहाज को लूट लिया, लूटने के बाद वो पता चला इराक के शासक को कि हमारे जहाज को कुछ लुटेरे के द्वारा लूट लिया गया है। तो वहां के राजा जो दाहिर था उसको आदेश दिया कि अगर हमारे जहाज को अगर आपके द्वारा लूटा गया है तो हमको भरपाई कर दीजिए, हम नहीं युद्ध करेंगे, नहीं कुछ मांगेंगे, हमको हमारा जहाज का नुकसान का भरपाई कर दीजिए, बाकी सब मैटर सलट लेंगे। लेकिन उसने, राजा दाहिर जो था, वो कुछ जवाब ही नहीं दिया उसको।
कुछ बोला ही नहीं उसको। अरे बोलना चाहिए था ना उसको कि हाँ हम भरपाई करेंगे, नहीं करेंगे, जो करना है करेंगे, लेकिन कुछ नहीं बोला। इसी दरमियान वहां का जो शासक था अपने एक सेना को भेजा जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को सिंध प्रांत में भेजा कि जाओ जाकर के लूटो उसको, लूट लो उसको, एकदम छोड़ना नहीं है, सब कुछ लूट पाट के लेकर चले आओ, अपने जहाज का बदला लो वहां जाकर के। उसी क्रम में मोहम्मद बिन कासिम को सिंध प्रांत में भेजा गया था कि वहां पे जाकर के राजा दाहिर के साथ रेवार का युद्ध हुआ। 712 ईस्वी में रेवार का युद्ध होता है। यहाँ देखिए सिंध के राजा दाहिर से रेवार का युद्ध होता है मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का रेवार का युद्ध होता है। उसके बाद 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पर 712 ईस्वी 713 ईस्वी में आक्रमण करने के बाद मुल्तान, जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, मुल्तान जिसे स्वर्ण का नगरी कहा जाता है। उद्देश्य क्या रहा होगा जब अरब हमारे देश में आकर के आंदोलन क्या कहते हैं, लूटपाट मचाए, सब कुछ लूट लिट लिया। कारण क्या था? कारण तो आपको बता ही दिए कि अल हजाज जो जहाज था वो श्रीलंका से इराक जा रहा था। उसके दरमियान सिंध प्रांत का जो राजा दाहिर था उससे युद्ध होता है मोहम्मद का कासिम का, और वहां से वो लूटपाट शुरू कर देना चाहता है। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आता है, वो पहला सफल आक्रमण होता है अरबों के द्वारा। उससे भी पहले आक्रमण हुए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए थे, लेकिन क्वेश्चन है पूछेगा अरबों के द्वारा यानी कि मुसलमानों के द्वारा पहला सफल आक्रमण किसने किया था, जिस आक्रमण में उसने सफलता प्राप्त की? तो क्या जवाब देंगे? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में पहला मुसलमान आक्रमण जो बहुत ही सफल रहा। उसके बाद ही मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी का काल आया। मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी उसके बाद आया था। एक पॉइंट तो आपका यहां से क्लियर हो गया। अब चलिए हम आपको कुछ उद्देश्य बताते हैं कि वो भारत में आकर के वहां के राजा से तो लड़ाई किया ही किया, मुल्तान पर आक्रमण किया ही किया, लेकिन उसके बाद उसका उद्देश्य क्या रह गया, उसके बाद उसका उद्देश्य क्या रह गया, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। एक मिनट, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको हो सकता है आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं मिटा दे रहा हूं। हाँ, तो मैं बता रहा था क्या कि उद्देश्य क्या रहा होगा उसका भारत पर आक्रमण करने का। पहला तो उद्देश्य ये रहा था कि मुसलमानों का उद्देश्य क्या रहा भारत पर आक्रमण करने का। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई अगर विदेशी आदमी, विदेशी राजा या कोई भी हमारे अगर देश पे आक्रमण करता है तो हमारे देश से भी कुछ सीख करके जाता है और वो अपने देश का भी कुछ सिखा करके जाता है हमारे यहाँ। सभी लोग जानते हैं इस तरह की बातें होती रहती है, लेकिन इस बीच में उसका एक मेन उद्देश्य ये था कि धर्म का प्रचार करना। पहला उद्देश्य था धर्म का प्रचार और विस्तार करना। दूसरा उद्देश्य था ज्ञान विज्ञान जो हमारे देश का संस्कृति था उन सब को सीखना। तीसरा उद्देश्य था ज्ञान विज्ञान संस्कृति को हमारे देश को सीखना था। तीसरा उद्देश्य था लूटपाट करना और चले जाना, लूटपाट करके चले जाना। इतने सारे उद्देश्य को लेकर के वो हमारे देश में आया था और सफलता भी प्राप्त की। इस दरमियान उसने जिसने उसका जो उद्देश्य था उसमें वो सफलता भी प्राप्त किया, लेकिन साथ ही साथ में हमारे देश में भी बहुत कुछ सिखा करके गया। इतना तो वो करने के लिए आया था, लेकिन उसके साथ साथ में हम लोग भी कुछ सीखे। जैसे कि पहला था ऊंट का पालन करना, ऊंट को पालतू बनाना। हम लोग अरब से ही सीखे हैं ऊंट को
पालतू बनाना अरबों ने हमें सिखा कर गया। हालांकि पहले भी ऊंटें हमारे यहाँ चलती थी, लेकिन इससे बाद हम लोग को पालना उनको नहीं आता था, लेकिन अरबों के द्वारा ही हम लोग इसको पालना सीखे हैं। दूसरा, मौसम। मौसम शब्द का प्रयोग अरबों के द्वारा ही हमें सीखने को मिला है। तीसरा, मानचित्र। मानचित्र जो हम लोग आज की डेट में देखते हैं या उसको पढ़ते हैं, मानचित्र का कला जो है वो भी हमें अरबों के द्वारा ही जानने को मिला है। मानचित्र कला जानने को मिला है। लेकिन इस सभी के क्रम में, इन सभी के क्रम में दो चीजें ऐसी और हुई थी जिसके बारे में शायद ही कुछ सबको पता हो, बताते हो या ना बताते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। किताबों में बहुत कम ही देखने को मिलता है। पहला कि अरबों के द्वारा हमें इन सब चीजों के बारे में तो जानकारी मिले ही, ये दो चीजें जानकारी मिले ही, लेकिन इसके साथ साथ में अरब हमसे एक चीज और सीख करके गए थे, शायद ही सबको पता हो। वो चीज ये था कि दशमलव जो आर्यभट्ट के द्वारा खोजा गया था, दशमलव प्रणाली जो खोजा गया था आर्यभट्ट के द्वारा, इसको अरब अपने प्रदेश लेकर के चले गए। अरब अपने प्रदेश लेके गए और वहां से इसका प्रयोग यूरोप भी करने लग गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज था जिसको अरब हमारे देश से सीख करके चले गए और लेकर के चले गए। साथ साथ में इसको अपने प्रदेश से अलावा किसी दूसरे देश में भी जाकर विस्तार कर दिए। यूरोप में जाकर के ये चीज चला गया। और उसके बाद मध्यकालीन भारत में जो कुछ रह गया बताने के लिए, कि एक कर था, जजिया कर जिसको कहते हैं, उसको भी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही भारत में लाया गया था। जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही इसे भारत में लागू किया गया था। पहला जजिया कर भारत में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही लागू किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हर एक एग्जाम में इससे एक प्रश्न आता है कि भारत में प्रथम जजिया कर किस शासक के द्वारा लागू किया गया था, तो वो इसका आंसर यही होगा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही भारत में जजिया कर लागू किया गया था पहली बार, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और भी बहुत कुछ थे जिसका बहुत किताब थे जिसके बारे में भी जानकारी मिला है। लेकिन जो हमारे देश की किताबें थी, जो हमारी संस्कृत भाषा में लिखा हुआ रहता था, उसका अनुवाद किया गया, अरबों के द्वारा ही अनुवाद किया गया था। संस्कृत भाषा की जो भी किताबें थी हमारे, उन सबको अनुवाद करके वो अपने प्रदेश लेकर के चले गए और वहां जाकर के हमारे देश के जो संस्कृति थी, जो भी रीति रिवाज थे, उन सब चीजों को सीखे। जिसमें पहला एक किताब था आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत जिसका अनुवाद अरबी में किया गया, और वो लोग इसी के थ्रू हमारा जो हमारे देश में चल रहा था, जो भी रीति रिवाज संस्कृति सब कुछ चल रहा था,